आज हम क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग बेसिकली इसका एक सब टाइटल भी है, दैट इज़ स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो अपने अनीस जंग ने लिखी हैं। ये एक राइटर हैं, बहुत ही अच्छी राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी और बुक्स भी लिखी हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग एक ऐसा टाइटल है जिससे हमें पता चलता है या ये आइडिया मिलता है दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ लॉस्ट. So this story is also about someone, those who are affected due to poverty and due to the tradition. उसका जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है पॉवर्टी का, गरीबी का, कि गरीब का बच्चा गरीब है और आगे जो बिल्कुल ट्रेडिशन चला जा रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें वो सारी रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं, तो उस स्टोरी के बारे में अनीस जंग ने लिखा है. अनीस जंग के जो बायोडाटा है वो उनका कब जन्म हुआ था, उन्होंने कहाँ से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, तो वो अपन इस पहले पैराग्राफ में देखेंगे. तो द स्टोरी इज़ बेसिकली रिटन बाय अनीस जंग. इनका जन्म 1964 में हुआ था. कहाँ पे? रॉर किला के अंदर. और उन्होंने अपना चाइल्डहुड यानी कि बचपना और अपनी किशोरावस्था दैट इज़ एडोलसेंस हैदराबाद में बिताई थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनकी एजुकेशन हैदराबाद और यूएसए से हुई थी. आगे इसमें बताया हुआ है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर्स थे, पर उनका जो राइटिंग करियर है वो इंडिया में ही शुरू हुआ था. सो शी हैज़ बिन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर्स, इंडिया के मेजर न्यूज़पेपर्स और अब्रॉड के मेजर न्यूज़पेपर के लिए वो एज एन एडिटर और कॉलमिस्ट काम कर चुकी थी. व्हाट इज़ कॉलमिस्ट? कॉलमिस्ट आर द एडवाइज़र, सलाहकार जो होते हैं वो. सो ये एक बहुत ही नामी गिरामी कवि थी और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी कवि का ही था, राइटर्स का ही था. इसीलिए तो ये जो स्टोरी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग, ये उनकी ही एक किताब में से ली गई है जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग था. ये एक एक्सर्प्ट है जो उनकी बुक में से लिया गया है. तो इस बुक के अंदर या इस पूरी बुक के अंदर जिसमें से एक्सर्प्ट लिया गया है, इस स्टोरी में वो मेनली गरीबी के कारण, जो लोग उस गरीबी के कारण पिस रहे हैं और ट्रेडिशन की वजह से, जैसे उनके जो परिवार के पुराने पूर्वज थे वो जो काम करते आ रहे हैं, आगे बच्चे भी उनके वही काम कर रहे हैं. तो ये जो पूरी स्टोरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है वो साहिब आलम नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक रैग पिकर है, उसके लिए है. और जो एक सेकंड स्टोरी है वो उसमें एक मुकेश नाम का कैरेक्टर है, उसकी लाइफ के बारे में बताया है. और इनकी लाइफ को जब ऑथर देखती है तो उसका ऑथर की लाइफ पे क्या असर पड़ता है वो हम आगे इस स्टोरी में जानेंगे. अब जो इस स्टोरी का पार्ट 1 है वो साहिब आलम के बारे में है. साहिब आलम कौन है? एक रैग पिकर है. रैग पिकर जो हमारा कूड़ा करकट उठाते हैं, इनके बारे में स्टोरी है. ऑल्दो वो बच्चा ही है, उसकी इतनी एज नहीं है कि वो काम करे, पर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड दे हैव टू वर्क. तो ऑथर एक रैग पिकर है साहिब आलम, उसको डेली देखती हैं और ये स्टोरी आगे ऐसे कंटिन्यू होती है. हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. बहुत सी बार मुझे गार्बेज के अंदर 1 रुपया मिल जाता था. दिस इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर 1 और द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी. क्योंकि जब ऑथर देखती हैं साहिब आलम को, उस टाइम वो क्या कर रहा होता है? उस टाइम वो ये कर रहा होता है कि वो कूड़े में सिक्के ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है. बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ही ज़्यादा उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो सिक्के हैं ये उनके लिए एज अ गोल्ड की तरह हैं, इतने ज़्यादा प्रीशियस हैं. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. इसमें बता रहे हैं कि जब वो देखती है साहिब आलम को क्या करते हुए, उस कूड़े के ढेर में से, गार्बेज डंप इज़ द कूड़े का ढेर, उसमें से जब उसे वो कुछ ढूंढते हुए देख रही है तो वो उससे पूछती है कि आप ये क्यों करते हो. तो साहिब बताता है कि वो बहुत पहले अपना घर छोड़ चुके थे. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका में था, वहाँ पे उनके खेत थे, उनका घर था जो वो छोड़ चुके थे. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमरी. डिस्टेंट मेमरी मतलब कोई उनकी यादों में भी वो दूर दूर तक उसे याद नहीं है
कि भाई उनका कोई खेत था या उनके घर थे। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म्स में तूफान आए जो उनके घर और खेत को उड़ा के ले गए, स्वेप्ट अवे, उनके घर और खेत को अपने साथ बहाकर ले गए। ऐसा कौन बताता है? ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। इसीलिए वो बड़ी बड़े शहरों में आए। क्यों आए? ताकि अपनी दिनचर्या चला सकें। और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी मीन्स लुकिंग फॉर द सर्वाइवल, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए वो बड़े शहरों में आए और अब वो यहीं पे रहते हैं। ही लिव्स हियर नाउ, सो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। वो उसे बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मटर्स मीन बड़बड़ाना। लुकिंग अवे, उधर देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। तो ऑथर उन्हें कहते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? विदाउट एनी थॉट। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स थॉटलेसली, बिना किसी थॉट के वो उससे पूछ लेती है कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये एकदम से उन्हें जैसे ही वो बोलती हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो मैंने उसे एडवाइस दी है वो कितनी खोखली है। होलो मीन्स खोखली है। अब जो ऑथर है वो साहिब आलम से आगे बात कर रही है और उससे पूछती है कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो अब आगे साहिब आलम क्या बोलता है? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ? व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो बनाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो जो ऑथर हैं अनीज़ हैं वो उनसे पूछती है अगर मैं कोई स्कूल बनाऊँगी तो क्या तुम आओगे? वो उससे हाफ जोकिंगली पूछती हैं। हाफ जोकिंगली इज़ बिना सीरियस हुए, वो इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं थी। वो एक ऐसे बोल देते हैं कि अगर मैं आपके लिए स्कूल बनाऊंगी तो क्या आप आओगे? तो ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब बहुत ही एक बड़ी स्माइल के साथ वो कहता है यस, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद मैं उसे अपनी तरफ भागता हुआ आता देखती हूँ। रनिंग अप टू मी, मेरी को और भागते हुए आना। इज़ योर स्कूल रेडी? और वो उससे पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो ऑथर उसे जवाब देती है कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। लॉन्गर मीन्स समय लगता है। आई से एम्बेरस्ड। वो एम्बेरस होकर ये बात बोलती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो उस प्रॉमिस को नहीं मानती हैं। उन्होंने वो ऐसे ही उसे बोल दिया था कि अगर मैं कोई स्कूल बनवाऊंगी तो क्या तुम आओगे? आई मेड अ प्रॉमिस, हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। सो साहिब आलम की जो दुनिया है वो ऐसे प्रोमिसेस से भरी हुई है और वो खुद भी ऐसे प्रोमिसेस से बंधा हुआ है। आफ्टर दैट, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। बहुत से समय बाद मैं उसको देखती रही और उसको जान पहचानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है कि उसका नाम क्या है, साहिब आलम है। He doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. अब साहिब आलम को उसके नाम का मतलब नहीं पता था। उसके नाम का मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और अगर उसे ये पता चलेगा तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये बिलीव करना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, रैग पिकर है। वो मान ही नहीं सकता कि उसके नाम का जो मतलब है वो इतना बड़ा है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। उसके नाम के मतलब से अनजान वो क्या करता है? वो सड़कों पे घूम रहा है। क्या करते हुए? गार्बेज उठाते हुए अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। ये एक आर्मी है बेयरफुट बॉयज़ की। तो आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, हियर इज़ द आयरनी, इट इज़ द आयरनी। द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, जो कि नंगे पैर हैं, उन बच्चों की ये आर्मी है जो किस तरीके से हैं? द मॉर्निंग बर्ड्स, दे आर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, क्योंकि वो सुबह सुबह दिखते हैं चहचहाते हुए, क्योंकि सुबह सुबह कूड़े के अंदर वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं इसलिए। एंड डिसअपियर एट द नून, और दोपहर होते होते, शाम होते होते वो क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव टू कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम्स। महीनों बाद मैं धीरे धीरे सबको जानने लगी थी। रिकग्नाइज हियर इज पहचानने लगी थी। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी है? माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ पे से नीचे उतार कर मुझे नहीं दिया, ऐसा वो बच्चा कहता है।
इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। तो उसका एक जो साथी होता है वो कहता है कि अगर वो देती भी तो ये उन्हें फेंक देता। थ्रो देम ऑफ मतलब वो उन्हें फेंक देता। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। और ऐसा कौन बोलता है? जिसने ऐसे चप्पल पहने हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, लाइक एक पैर में अलग है और एक पैर में अलग है। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैं उसे ऐसा कहता हूँ तो क्या करता है? वो अपने पैर हिलाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं कहता है। शफल्स मीन्स पैर हिलाता है। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और जो तीसरा बच्चा है वो कहता है कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं खरीदे थे। ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दे आर बेसिकली द माइग्रेंट्स। सो माइग्रेंट्स आर दोज पीपल हु लिव्स इलीगली यहाँ पे रहते हैं। और वो यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि उनके जो स्टेट थे, वहाँ पे उनकी जो खेती थी, उनके जो घर थे, वो पूरी तरीके से स्टॉर्म्स में और जो तूफान आए उनमें बह गए थे। अब उन्हें अपनी लाइफस्टाइल चलाने के लिए यहाँ पे आना पड़ा था। तो दे यूज टू डू दिस वर्क ऑफ रैग पिकिंग टू अर्न समथिंग टू ईट एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू दिस poverty. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the cities on village roads. It is not lack of money but a tradition. Tradition मतलब एक परंपरा है ये। To stay barefoot is one explanation. एनीस जंग अब क्या कह रही हैं यहाँ पे? वो ऐसे कह रही हैं कि उन्होंने बहुत सारी कंट्री में घूम के देखा है और उन बच्चों को भी देखा है जो बेयरफुट मतलब नंगे पैर सिटीज़ में विलेज रोड्स पे घूमते रहते हैं। और ये क्या है? दिस इज़ नॉट द रीज़न, द लैक ऑफ मनी इज़ नॉट द रीज़न बट अ ट्रेडिशन। ये एक परंपरा है कि जो गरीब लोग हैं वो नंगे पैर ही रहेंगे। अनीस जंग ने ऐसा सारी कंट्रीज़ में घूम के देखा और ये ऑब्जर्व किया कि लैक ऑफ मनी एक रीज़न नहीं है पर एक ट्रेडिशन है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। ये इनका क्या है? एक तरीका है, एक एक्सक्यूज़ है अपनी एवरलास्टिंग पोवर्टी को दर्शाने का। परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी मीन्स एवरलास्टिंग स्टेट ऑफ पोवर्टी। नाउ अनीस जंग एक स्टोरी बताती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, इसमें आई रिमेंबर अ स्टोरी फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। मतलब वो एक यंग बॉय की स्टोरी बताती है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, जिसमें वो कहती है कि एक यंग बॉय था, जैसे ही वो स्कूल जाता था तो रास्ते में एक टेम्पल आता था जहाँ पे उसके जो पापा थे वो पंडित थे, प्रीस्ट थे मतलब पुजारी थे वहाँ पे। तो वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता था और वहाँ पे क्या प्रेयर करता था गॉड से? वो अ पेयर ऑफ शूज़ मांगता था कि उसे एक जोड़ी जूते चाहिए। 30 ईयर्स लेटर जब ऑथर वापस वहाँ पे गई उस टेम्पल के पास तो उन्होंने देखा कि जो टेम्पल था वो लॉस्ट हो चुका था। ठीक है, इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन इज़ दी लोनलीनेस। पर वो क्या देखती है कि बैकयार्ड में उधर पीछे, बैकयार्ड मतलब उस मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। और एक और यंग बॉय था जिसने पूरी स्कूल की ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई है और सॉक्स पहनी हुई है और शूज़ पहने हुए हैं। वहाँ पे आता है पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग हेविली एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। अपना जो स्कूल बैग है वो एकदम से फोल्डिंग बेड पे डाल देता है जैसे बच्चे करते हैं स्कूल से आने के बाद। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय मेड। उस बच्चे को देख के मुझे वो पुराने बच्चे की याद आ गई जिसने भगवान से एक जोड़ी जूते मांगे थे। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और अब उसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज़ देम। अब वो क्या प्रेयर करता था वहाँ पे कि वहाँ पे उससे ये प्रेयर करते हुए देखा कि अब वो ये जूते कभी भी ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। जो भगवान जी थे उन्होंने उनकी प्रेयर ग्रांट कर दी थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब जो वो यंग बॉय था जो कि उस पुजारी का बच्चा था वो अब जूते पहनता था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूज़लेस। पर जो बाकी बच्चे थे उसके आस पड़ोस में वो आज भी बिना जूतों के घूम रहे थे।
नाउ शी इज सेइंग कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी. माई एक्वेंटेंस मीन्स परिचित लोग. अब जैसे उसने बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे लोग देखे थे, तो जब वो इंडिया में देखती है तो उन लोगों के पीछे पीछे वो कहाँ तक पहुँच गई थी, सीमापुरी तक पहुँच गई थी. जिन लोगों को वो जान गई थी, जैसे साहिब आलम को वो जान गई थी, तो वो उनके पीछे पीछे तक सीमापुरी तक गई. वो कहाँ पे था, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किनारे पे. पेरीफेरी इज़ अ किनारा. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, वो थी तो दिल्ली के किनारे पे, दिल्ली से बहुत दूर. नॉट इन रियलिटी, मेटाफोरिकली मीन्स नॉट इन रियलिटी बट metaphorically. Those who lives here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब इस पैराग्राफ में अनीस जंग क्या करेंगे, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि वहाँ एक ऐसा एरिया था जहाँ स्क्वैटर्स रहते थे. स्क्वैटर्स आर द पीपल हु यूज टू लिव इलीगली रहते हैं वहाँ पे. उन्हें कोई भी लीगल नहीं होता है वहाँ पे रहने का, पर वो रहते हैं क्योंकि वो माइग्रेंट्स होते हैं. बांग्लादेश से आए थे वो लोग क्योंकि वहाँ पे उनका जो सारा फील्ड्स थे, उनके जो होम थे, वो सब कुछ बह गए थे तूफ़ानों में. तो वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और जो साहिब की फैमिली थी, साहिब आलम की फैमिली थी, वो इन्हीं में से एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. सीमापुरी क्या था उस समय पे, वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस इज़ दैट प्लेस विच हैज़ नॉट बीन लुकिंग आफ्टर, जिसकी कोई भी देख रेख नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ही अलग है. It is still but is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulins. यहाँ पे वो सारा उनके जो एरिया है, जो सीमापुरी एरिया है जहाँ पे सारे रैग पिकर्स रहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देती है कि जो उनकी रूफ़ हैं उनमें मतलब कि टिन की रूफ्स थी, टारपुलेंस प्लास्टिक्स के उनके ऊपर कवर्स डाले होंगे, डिवॉइड ऑफ सीवेज, नो ड्रेनेज, रनिंग वाटर, सब कुछ. कोई भी वहाँ पे किसी भी तरीके की उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी. वो लोग इतनी बुरी हालत में वहाँ पे रह रहे थे. और वहाँ पे कितने लोग रहते थे, वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते थे. तो अनीस जंग ने जब वहाँ पे जाके देखा, उनकी कंडीशंस देखी कि जो लोग हमारा कूड़ा करकट उठाते हैं वो खुद किस तरीके से रह रहे हैं. दे हैड लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स. और वो लोग वहाँ ऐसी जगह में विदाउट एनी फैसिलिटीज़, हाउ दे आर सर्वाइविंग देयर फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. बिना किसी आइडेंटिटी के, उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी क्योंकि वो लोग माइग्रेंट्स थे. विदाउट परमिट्स, इलीगल रहते थे, परमिट नहीं था उनके पास. पर उनके पास एक चीज़ ज़रूर थी, क्या थी वो, राशन कार्ड, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिल जाता था, खाना मिल जाता था और उनका वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाता था. उस राशन कार्ड की वजह से वो क्या कर सकते थे, वो ग्रेन्स खरीद सकते थे. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. भोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, हमारी जीविका चलाने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन आइडेंटिटी. अब वो यहाँ क्यों रहते थे, उन्हें आइडेंटिटी से, अपनी एक पहचान से कोई मतलब नहीं था. वो यहाँ इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे खाना मिलता है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और अपने बिस्तर पे जा सकते हैं, विदाउट एन एकिंग इज़ द पेन, कॉज ऑफ पेन. पेन किसकी वजह से, भूख की वजह से. अगर उनकी फैमिली, खाना उन्हें मिल रहा है विदाउट एनी आइडेंटिटी, तो वो लोग वही चीज़ प्रेफर करते हैं. रैदर देन एन आइडेंटिटी दे वुड प्रेफर द फूड. सो वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स. वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे रैदर देन हमारे खेतों या हमारे घरों में जाने की जगह, क्योंकि वो सब बह चुका है और उनके पास अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है. खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पैसे नहीं है जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए. Say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and river. अब वो उससे पूछती है, ये सब जवाब उसको किसने दिए, एक ऐसी लेडी ने दिए जो कि एक टैटर्ड साड़ी पहन रखी है, उसने फटी हुई बहुत ही पुरानी रैग्ड साड़ी पहनी हुई है. आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड. मैं उनसे पूछती हूँ जब कि उन्होंने अपना जो बहुत ही सुंदर घर था, अपनी जो फील्ड्स थी, इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पे, वो छोड़ के वो यहाँ क्यों रह रही हैं. तब वो उन्हें ये जवाब देती है कि अगर हमें यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिल रही बट फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, बिना पेट में दर्द हुए अगर हम रात को अपने बिस्तर पर जा सकते हैं सोने के लिए, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे ना कि अपने फील्ड्स पे. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं पे अपने टेंट लगा लेते हैं. पिच मीन्स वहीं पे अपने टेंट लगा लेते हैं.
दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके टेम्परेरी घर बन जाते हैं. ट्रांजिट होम्स मीन्स टेम्परेरी होम्स. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. अब इस वाली लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो भी उसी करीबी में पैदा हुए हैं, वहीं पे वो अपना बचपना बिताते हैं, उसी सर्वाइवल में वो पार्टनर्स बन जाते हैं. एंड सर्वाइवल जो है वो सीमापुरी के अंदर क्या है, रैग पिकिंग है. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और बहुत ही सालों से वो ये काम करते आ रहे हैं तो इसमें उन्हें फाइन आर्ट हो चुके हैं, वो इस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज जो है उनके लिए वो गोल्ड है. क्यों? क्योंकि इस गार्बेज की वजह से ही उनकी जो जीविका है, सर्वाइवल है, वो चल रहा है. वही इनकी रोटी है, वही उनके सर पे छत देती है, चाहे वो एक लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो. और बच्चों के लिए वो उससे भी बहुत ज़्यादा है. उससे ज़्यादा क्यों है? बिकॉज it is the means of survival, it is a kind of gold for them, they find rupees in them, so it is even more for the children. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. अब इस पैराग्राफ में साहिब क्या बता रहा है कि बहुत सी बार उसको गार्बेज में क्या होता है, 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट. बहुत सी बार क्या होता है, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. तो इस पैराग्राफ में ऑथर हमें बताएगी कि फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज क्या है एंड फॉर द पेरेंट्स गार्बेज का है. लाइक हियर वी कैन सी इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग, उनके लिए एक मीनिंग है डिफरेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अलग है फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स का उसका मीनिंग अलग क्यों है? गार्बेज के ही बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग है. ऐसा क्यों? फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर. गार्बेज क्या है उनके लिए, रैप्ड इन वंडर, बिकॉज दे डोंट नो उन्हें क्या मिल जाए. और अगर एक बार उन्हें उसमें से कुछ मिल जाता है तो उसमें और ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं. लाइक हियर शी इज सेइंग यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग. स्क्राउंजिंग मीन्स लुकिंग. आप उसमें ढूंढना बंद नहीं करते. फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. जब आपको एक मिल जाता है तो आपको होप होती है कि शायद आपको कुछ और भी मिल जाएगा. फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बट एल्डर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. ये उनके जीने की, उनकी जीविका चलाने के लिए एक मीन्स है, एक साधन है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. अब इस पैराग्राफ के अंदर अनीस क्या देखती हैं? अनीस देखते हैं कि जो साहिब है वो सर्दियों में फेंस्ड गेट होता है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, एक क्लब है, टेनिस क्लब है, उसके फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ है और वहाँ से क्या देख रहा है कि 2 बहुत ही यंग मैन हैं. उन्होंने क्या है, टेनिस की ड्रेस पहन रखी है और वो लोग वहाँ पे टेनिस खेल रहे हैं. तो वो क्या बोलता है, ही हम्स, साहिब बोलता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. वो ये बोलता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो वहाँ पे खड़े होकर उस गेम को देखता है. आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड. वो ये बात एडमिट भी करता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई भी नहीं होता. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग. और जो गेट कीपर है वो मुझे ऐसा करने देता है. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने खुद भी टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं जो कि उसकी जो शर्ट है डिस्कलर्ड. डिस्कलर्ड हियर शोज़ द पोवर्टी ऑफ साहिब, क्योंकि उनके पास इतने रुपए नहीं हैं कि वो अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छे जूते पहन सकें. तो उसने वो जो जूते भी पहने हुए हैं वो किसी और रिच बॉय के हैं. हियर वी कैन सी दैट डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय. उसने जो जूते पहने हुए हैं वो किसी एक अमीर लड़के ने छोड़ दिए हैं या वो अब वो नहीं पहनता, तो वो जूते अब साहिब ने पहने हुए हैं. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम. अब वो शूज़ उस रिच बॉय के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वही शूज़ साहिब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. ये वो बच्चे हैं जो ऑल टाइम नंगे पैर रहते हैं, उनके पास एक पेयर ऑफ शूज़ है, ये ही बहुत बड़ी बात है, ये उनका एक सपना पूरा होने की तरह होता है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. पर जो वो फेंस के पास खड़े होकर टेनिस का गेम देख रहा है, परहैप्स दैट गेम इज़ आउट ऑफ हिज रीच. वो गेम उसकी रीच के बाहर है. शूज़ हैं वो तो उस रिच बॉय ने उसको दे दिए हैं, जो वो अब नहीं पहनता वो उसको मिल गए, वो ड्रीम इसका पूरा हो गया है. पर वो जो गेम उसको पसंद है, वो जो खेलना चाहता है, वो उसकी पहुंच से बाहर है. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर.
I now work in a tea stall down the road, he says pointing in the distance. अब अगली सुबह साहिब कहाँ जा रहा है? साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है. क्यों? क्योंकि अब उसने क्या है, एक टी स्टॉल के अंदर काम करना शुरू कर दिया है. साहिब की एज इतनी नहीं है कि वो अभी से काम करे, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम. सो आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग एट द डिस्टेंस. अब वो ऐसे इशारा करते हुए बोलता है कि वहाँ जो टी स्टॉल है वहाँ मैं अब काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. वहाँ मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे सारा भोजन भी वहीं मिलता है. डज ही लाइक द जॉब? उससे पूछती है कि तुम्हें क्या वो जॉब अच्छी लगती है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके जो फेस पे जो केयर फ्री लुक होता है वो एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे वो जॉब नहीं पसंद. पर इस जॉब से उसको पैसा मिल रहा है और उसे खाना मिल रहा है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो हाईली. जो स्टील कैनिस्टर है, जो स्टील की केटल है चाय के लिए, वो ज़्यादा भारी लगती है. किससे? द प्लास्टिक बैग. क्योंकि पहले वो क्या करता था, वो रैक पिकिंग का काम करता था, वो उसमें नंगे पैर घूमता था, उसमें उसे होप होती थी, पैसा दिखता था, वो काम वो करता था, सब अपने दोस्तों के साथ करता था. पर ये जो स्टील की कैनिस्टर है ये उसको ज़्यादा हैवी दिखती है, बिकॉज इसके साथ उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं. ही इज़ अर्निंग मनी. वो अपने फैमिली के लिए पैसा कमा रहा है, अपनी सर्वाइवल के लिए पैसा कमा रहा है. तो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था, वो जो चाहता था वो कर सकता था. बट दिस कैनिस्टर, दिस स्टील कैनिस्टर, यहाँ वो अब किसी और के लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वो पैसा कमा रहा है. ही वुड कैरी सो लाइटली. वो इतना भारी बैग भी वो इतने आराम से उठा लेता था, और यहाँ जो इतनी हल्की चाय की केटल थी वो भी उसे भारी फील हो रही थी. द बैग वॉज हिज. वो बैग उसका खुद का था, पर ये जो स्टील की कैनिस्टर है ये उसकी नहीं थी. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. क्योंकि वो जो कैनिस्टर थी वो टी शॉप जो चला रहा है उस इंसान की थी. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. और अब जो साहिब है वो खुद का मास्टर अब नहीं रहा है, वो खुद की मर्ज़ी का मालिक अब नहीं रहा है. पहले वो प्लास्टिक बैग उसका था, उसका जो मन करता था वो करता था, कूड़ा था जिसमें भी वो पैसे ढूंढता था वो सब करता था. पर यहाँ पे उसे वो ही करना है जो वो टी स्टॉल का मालिक उसे कहता है, क्योंकि वहाँ उसे उसका खाना मिल रहा है और उसे पैसे मिल रहे हैं. सो इन दिस स्टोरी वी कैन सी दैट हाउ पोवर्टी इज एक्सप्लॉइटिंग द चाइल्डहुड ऑफ सो मैनी चिल्ड्रन अराउंड अस. क्योंकि पहले क्या होता है कि जो वो उनकी इच्छाएं हैं, जो उन्हें इस एज में करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, आगे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, वो ये ना करते हुए 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं, नंगे पैर सड़कों पर घूम रहे हैं, चाय की दुकानों में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. उनका जो चाइल्डहुड है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है. तो इन दिस स्टोरी जो एनीस जंग है उन्होंने ये ही देखा कि स्टार्टिंग में वो कैसे खुद की मर्ज़ी का मालिक था. बेशक वो रैक पिकिंग करता था, बट जो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था. धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम उसने देखा कि उसने टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया. क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी. उसकी वजह से जो उनका चाइल्डहुड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. पहले साहिब के फेस पे क्या था? केयर फ्री लुक था, क्योंकि वो खुद का मास्टर था, अपनी मर्ज़ी का मालिक था. बट एज सुन एज ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ टी स्टॉल, वो केयर फ्री लुक उसकी शक्ल से चला जाता है. मतलब ही इज़ फीलिंग मोर बर्डनड. वो उसकी जो कैटल है वो हल्की है, बट दैट इज़ विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो फर्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का, दैट उसको वो कॉइन मिल जाता है, वो साहिब आलम की स्टोरी है कि किस तरीके से इन गरीब बच्चों का, जो माइग्रेंट्स हैं, जो यहाँ आके रह रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. दिस सेक्शन is the second part of the chapter Lost Spring. Lost Spring में 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट रैक पिकर से रिलेटेड था, सेकंड पार्ट बैंगल मेकर से रिलेटेड है. ये जो स्टोरी है ये मुकेश की स्टोरी है, तो हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. मुकेश insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. मुकेश जो है वो खुद की मर्जी का मालिक बनना चाहता है, ओन मास्टर. I'll be a motor mechanic, he announces. और वो क्या अनाउंस करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. ऑथर उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज है? आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. और वो क्या जवाब देता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज. और वो ये जवाब उनकी आंखों में देखते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है. हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of street that fills his town फिरोजाबाद, famous for its bangles. उसका ये जो ड्रीम है वो एक वहम की तरह
फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में मंडरा रहा है। और फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? फिरोजाबाद उसकी बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने के लिए मशहूर है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. जो फिरोजाबाद है वो इंडिया का सेंटर है। किस चीज़ के लिए? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहाँ की जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपनी जनरेशन्स यहाँ पे बैंगल मेकिंग में बिता दी हैं, चूड़ियाँ बनाने में बिता दी हैं। यहाँ पे जो भी काम होता है वो ग्लास से रिलेटेड काम होता है, लाइक वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। जो मुकेश की फैमिली है वो इन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि इन बच्चों के लिए इन ग्लास फर्नेसेस में जो ये ग्लास की भट्टियां हैं इनमें काम करना इलीगल है, लीगल नहीं है, ये एक क्राइम है। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। इन डिंजी सेल्स आर द डार्क सेल्स। वो जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही अंधेरे वाले होते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट। वहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार की लाइट और एयर नहीं होती। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। अगर ये जो लॉ है इम्प्लाई हो जाता है तो क्या होगा, मुकेश को और जो बाकी के 20,000 चिल्ड्रन इस काम में एंगेज्ड हैं, इन सेल्स में काम करते हैं, उन्हें भी इन गर्म भट्टियों से छुटकारा मिल जाए। Where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और इन गर्म भट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा दिन का समय उनका वहीं बीतता है और उससे क्या होता है, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे करके चली जाती है। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों में एक अलग तरीके की चमक दिखती है जब वो बोलता है, किसको, ऑथर को बोलता है उसके घर ले जाने के लिए। और वो ये बात बहुत ही प्राउडली बोलता है कि जो उसका घर है वो अभी अभी नया बना है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रेमिवियल। अब जैसे ही ऑथर मुकेश के घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि जो वो गलियां हैं वो कूड़े से भरी हुई हैं और बदबूदार हैं। स्टिंकिंग लेन्स मतलब बदबूदार गलियां हैं जो कि गार्बेज, कूड़े से चोक्ड हैं, भरी हुई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स, और वो ऐसे घरों से गुजरती हैं जिनकी जो दीवारें हैं वो क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी हुई हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली मीन्स अनस्टेडी, जो लोग हिलते रहते हैं वो वाले डोर्स हैं वहाँ के। नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रेमिवियल स्टेट, और उन घरों में बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो छोटे छोटे घरों में रह रही हैं और एनिमल्स भी वहीं रह रहे हैं जैसे पुराने समय में लोग रहते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब वो ऐसे ही एक घर के आगे, टूटे फूटे घर के आगे रुकता है और एक वॉबली आयरन डोर को, जो कि अनस्टेडी आयरन डोर है, उसे खोलता है विद हिज फुट, अपने पैर से, और उसे पुश करता है और वो खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधे बने हुए घर के अंदर एंट्री लेते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब जैसे ही वो उस घर के अंदर घुसती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पे लकड़ी से एक स्टोव जला रखा है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा वेसल रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर पालक बन रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन के ऊपर एक बड़े एल्यूमिनियम के प्लेट के अंदर और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग विमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक, तो एक वीक यंग विमेन जो है वो पूरी फैमिली के लिए इवनिंग मील बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें जो है वो धुएं से भरी हुई हैं और वो उन्हीं आंखों से ऑथर की तरफ देख के स्माइल करती है। स्मोक से क्यों भरी हुई है? क्योंकि वो चूल्हे पे काम कर रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो लेडी कौन है? वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू
the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, मुकेश and their father. उसकी जो एज है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर उसने इस एज में भी एक बहू के तौर पे बहुत ज़्यादा इज्जत कमा ली. डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू को ही इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिसके चार्ज में 3 आदमी हैं, वो 3 आदमियों का ख्याल रखती है. पहला कौन है? उसका खुद का हस्बैंड, दूसरा है मुकेश और तीसरे हैं उनके फादर. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. अब जब वो बूढ़े आदमी घर के अंदर आते हैं तो मुकेश की जो भाभी हैं वो क्या करती हैं, वो एक घूंघट अपने फेस के पास ले आती हैं और एक ब्रोकन वॉल के पीछे छिप जाती हैं. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं, बहू होती हैं, उन्हें घूंघट करना होता है अपने से बड़े जो मेल एल्डर्स होते हैं घर के, उनके सामने. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. और इस केस में जो एल्डर हैं, जो बड़े हैं, वो कौन है? इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर हैं, बहुत ही गरीब पुअर बैंगल मेकर हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल. इतने सालों तक का हार्ड वर्क करने के बाद, हार्ड लेबर करने के बाद, सबसे पहले क्या थे? वो टेलर थे और उसके बाद एक बैंगल मेकर थे. वो 2 चीज़ों में बिल्कुल असक्षम रहे. पहली चीज़ क्या थी? अपना घर बनाने में, और दूसरी चीज़ क्या थी? अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making. उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को वो ही सिखाया जो उन्हें खुद आता था. और उन्हें क्या आता था? The art of bangle making. उन्हें सिर्फ चूड़ियाँ बनानी आती थी. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उसका करम है, उसकी किस्मत है. ऐसा कौन कहती है? उसकी ग्रैंडमदर कहती है, जिसने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था. किसकी वजह से? पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. जो बैंगल्स के ग्लास है उनको पॉलिश करने की वजह से जो डस्ट उड़ती है उससे आंखों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड जो थे वो अंधे हो गए थे. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? क्या जो भगवान ने हमें ये वंशावली दी है ये कभी टूटेगी? लीनिएज मतलब वंशावली. शी इम्प्लाइज. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद. वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लिया है उन्होंने, तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर सिर्फ बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं देखा. उनके घरों में, उनके यार्ड में, दूसरे घरों में, फिरोजाबाद की हर एक गली में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स ही देखे हैं. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in the mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lane of the shanty town. जो बैंगल्स हैं उनके स्पाइरल डिफरेंट कलर्स के, जो रेनबो के अंदर कलर्स होते हैं उनसे कलर लिए गए हैं, लाइक रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल. हर एक कलर जो कि रेनबो में होता है वो उन बैंगल्स का कलर है. और वो उनके टीले के टीले बने हुए हैं. और वो कहाँ रखे हुए हैं? डर्टी यार्ड्स में रखे हुए हैं. अनकेम्प्ड मीन डर्टी एंड माउंड्स मीन टीले. आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled handcarts. उनके जो टीले हैं वो 4-wheeled handcarts में उनको लगाया गया है, जो कि हैंडकार्ट मतलब जो हाथ से कार्ट चलाया जाता है वो. और उसको कौन धक्का दे रहा है? उसको एक यंग मैन जो है वो धक्का दे रहा है. अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन. भीड़ी गलियों में, शैंटी टाउन की भीड़ी गलियों में वो उसे धक्का देते हुए आगे लेके जा रहा है. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ. अस्थायी घरों में ऑथर क्या देखती हैं? फ्लेम्स देखती हैं ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जिसके साइड में जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं अपने माँ और पिताजी के साथ, और वो क्या कर रहे हैं? कलर्ड ग्लासेस को बैंगल्स में चेंज कर रहे हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. उनकी जो आंखें हैं वो ज़्यादातर अपने आप को क्या करती हैं? अंधेरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर चुकी होती हैं rather than light.
उजाले में उन्हें रहने की इतनी आदत नहीं रहती, क्योंकि सारा दिन जो वो काम करते हैं वो अंधेरे में ही करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, अक्सर वो अपनी आई साइट जो है वो लूज कर देते हैं, अपनी रोशनी लूज कर देते हैं अडल्ट्स बनने से पहले। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldiering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब यहाँ पे सविता नाम की एक लड़की की बात हो रही है जिसने की पिंक कलर की फेडेड ड्रेस पहनी हुई है। ड्रैब मीन्स फेडेड। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, और एक वो एल्डर वुमेन के अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ बैठी हुई है और जो ग्लास के पीसेज हैं उन्हें जॉइन कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ जो हैं वो इतने मैकेनिकली एक मशीन की तरह मूव कर रहे हैं, वो इतनी एक्सपर्ट है इस काम को करने में। तो ऑथर जो है उसे आश्चर्य होता है ये सोच के कि क्या उसे सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, जो बैंगल्स की पवित्रता है उसके बारे में पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, क्योंकि हमारे इंडिया में जो ये बैंगल्स हैं वो एक भारतीय महिला का सुहाग दर्शाते हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये जो शादी होती है उसमें बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। और ये सब उसे कब पता चलेगा, सडनली उस दिन पता चलेगा जब उसका जो सर है वो एक लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके जो हाथ हैं उनमें लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी और उसको रेड कलर के बैंगल्स पहना दिए जाएंगे उसकी कलाइयों में। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जिस दिन वो एक ब्राइड बनेगी, एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड विमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उसी प्रकार जैसे जो महिला उसके साइड में बैठी हुई है और वो बहुत साल पहले बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस महिला के हाथ में आज भी बैंगल्स हैं जो कि उसके सुहाग को दर्शाते हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, पर उसकी आंखों में दृष्टि नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो जो बूढ़ी महिला है वो कहती है कि कभी उसने एक वक्त पेट भर के खाना भी नहीं खाया है, और ये जो है वो एक ड्रेन्ड जॉय में बोलती है, मतलब उस चीज में इतनी खुशी नहीं है, वो उस वॉइस में उसको बोलती है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक वक्त का भर पेट खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और उसका हस्बैंड जो है वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं जाना, कुछ भी उसे नहीं पता एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक काम किया है, उसने एक घर बनाया अपनी फैमिली के लिए जिसमें वो लोग रह सकते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. ये सुन के एक को आश्चर्य यह होता है कि एटलीस्ट उसने इतना तो अचीव किया अपनी लाइफ में कि उसने एक घर बनाया जो बाकी के जो लोग होते हैं वो बनाने में असक्षम रहे, और आज उसके सर पे एटलीस्ट एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. वहां पर क्या है, सभी लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, तो उनके पास क्या है, पैसे बहुत कम हैं और वो इस काम के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, तो इतना उनके खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता। और ये जो एक आवाज है, ये जो एक क्राई है, वो हर एक घर में फिरोजाबाद के देखी जा सकती है। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये जो आवाज आती है वो एक यंग मैन के उसमें से आती है जो कि कंप्लेंट कर रहा है अपने एल्डर्स से कि उन्होंने ये चीजें क्यों मानी, ये ट्रेडिशन क्यों चलाया कि जो वो काम कर रहे हैं आगे उनके बच्चे भी वही काम करेंगे और वो कुछ और नया करने का ट्राई नहीं कर सकते। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कुछ जो टाइम के साथ बदला है वो फिरोजाबाद में सिर्फ ये देखा जा सकता है कि माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत के बाद, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत के बाद उस चीज ने
लोगों के जो ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स लेने की जो क्षमता है उन्हें बिल्कुल मार दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब जो ऑथर है वो एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती है कि तुम लोग अपनी एक यूनियन क्यों नहीं बनाते हो। कोऑपरेटिव मतलब यूनियन क्यों नहीं बनाते हो, क्योंकि वो लोग जो हैं वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं मिडिल मैन के, जो कि उसके फादर्स और फोर फादर्स भी फंसे हुए थे और उसकी वजह से वो सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाते हैं, हम एक यूनियन बना भी लेते हैं, तो हम ही वो लोग होंगे जिनको जो पुलिस है वो जेल ले जाएगी, मारेगी, ड्रैग्ड घसीट के जेल ले जाएगी, बीटन मारेगी, और ऐसा लगेगा कि उन्होंने ही कुछ गलत किया है अगर वो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई लीडर बने उनकी यूनियन का और कुछ अलग सोचे, क्योंकि वो लोग जो उनके फॉरफादर्स करते आए हैं वो ही काम उन्हें आता है और वही वो आगे कर रहे हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स जो हैं वो भी इतने ही थक चुके हैं जितने कि वो। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और वो जो है उनकी बातें हैं वो एक लूप में घूमती हैं। वो जो लूप है वो कुछ बातों से भरा हुआ है, जो कि हैं पोवर्टी गरीबी, एपैथी दासीनता, ग्रीड एंड इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब अन्याय। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. अब ऐसे ये सब सुनने के बाद जो ऑथर हैं वो दो तरीके के अलग अलग वर्ल्ड्स देखती हैं। पहला वर्ल्ड तो वो है जो कि गरीबी की वजह से इस भार के अंदर दबा हुआ है, और जो दूसरा वर्ल्ड वो वर्ल्ड है साहूकार का सर्कल, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। एक वर्ल्ड तो उन लोगों से भरा हुआ है जो पॉवर्टी की वजह से इस काम में है, और दूसरा वर्ल्ड जो है वो साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से भरा हुआ है, जो इन लोगों को इस काम से निकलने नहीं देते और इससे अलग कुछ आगे सोचने नहीं देते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों ही चीजों ने मिलके ये जो भार है, बैगेज भार है, वो बच्चों के कंधों पर डाल दिया है जिसे कि वो अपने कंधों से नहीं उतार पा रहे हैं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब उसे अवेयर होगा वो इस बात के लिए, तब तक वो इस चीज को अपने पिताजी की तरह एक्सेप्ट कर चुका होगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ अलग करने की सोचते हैं, इसका मतलब उस वर्ल्ड में क्या होता है, किसी चीज की जरूरत करना होता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग करना उनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, ये उन्हें किसी ने भी नहीं सिखाया है। उन्हें सिर्फ बैंगल मेकिंग सिखाई गई है और उसी पोवर्टी के अंदर रहना सिखाया गया है। कुछ और सोचना उनके लिए इलीगल है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. पर जब ऑथर उस डेयरिंग की एक झलक मुकेश के अंदर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब वो कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। He will go to a garage and learn. वो एक गैराज में जाएगा और सीखेगा कि वो मैकेनिक का काम कैसे करते हैं। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। पर जो वो गैराज है वो उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है कि मैं चल के जाऊंगा वहां पे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड। ऑथर है वो उनसे पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो वो कहता है नहीं, और ग्राउंड की तरफ देखने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। जब वो ये ना बोलता है ग्राउंड की तरफ देखते देखते, तो एक एम्बैरेसमेंट उसके अंदर होती है पर रिग्रेट नहीं होता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। और जब वो उन गाड़ियों को अपनी स्ट्रीट में से जाते हुए देखता है तो उसे उन गाड़ियों का सपना लेने में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद।
और कुछ एरोप्लेन्स फिरोजाबाद में ऊपर से निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस स्टोरी में बेसिकली 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था जहां रैग पिकर्स दिखाए गए थे, तो उनकी पॉवर्टी की वजह से उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो दिखाया गया था। और जो दूसरा पार्ट है वो ये दिखाया गया था कि ट्रेडिशन की वजह से ये जो छोटे बच्चे हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है। तो दोनों में ही चाइल्ड लेबर दिखाया गया है जो कि इलीगल है, क्राइम है, पर ये जो बच्चे हैं वो इस चीज से बिल्कुल ही अनजान हैं और ये लोग कुछ अलग करने का डेयरिंग नहीं करते हैं क्योंकि इनके ट्रेडिशन में यही सिखाया गया है और इन्हें डेयरिंग करना अलाउड नहीं है। इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसीलिए है, स्प्रिंग यहाँ पे इन गरीब बच्चों को, इन शोषित बच्चों को दिखाया गया है जिनका गरीबी और ट्रेडिशन की वजह से शोषण हो रहा है और वो उनका जो बचपना है, जो चाइल्डहुड है, वो कहीं खो गया है।